नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहली खबर प्रधानमंत्री मोदी के साउथ दौरे से जुड़ी है और ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए साउथ को साधने की तरफ इशारा कर रहा है। आज पीएम मोदी ने कोच्चि में 4000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए ये साफ कर दिया कि 2024 के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर लगी है। अपने संबोधन में केरल के कई अहम मुद्दों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, उसकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। अगली बड़ी खबर अयोध्या से होगी, जहां अयोध्या का नाम आते ही 22 जनवरी की वो तारीख याद आने लगती है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। अनुष्ठान का कार्यक्रम जारी है, जिसमें विधि विधान से हवन, यज्ञ, पूजा अर्चना इस वक्त किया जा रहा है। डिटेल में आगे तस्वीरों के साथ आपको दिखाऊंगी। अगली बड़ी खबर के लिए महिमा सिंह कवर का रुख करते हैं। देखिए, तीसरी बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी कैंप पर ईरानी हमले से जुड़ी हुई जानकारी आपको देंगे। ईरान ने दावा किया कि उन्होंने हमला किया और 2 ठिकाने तबाह भी कर दिए। ऐसे में पाकिस्तान से कोई साफ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरी जानकारी आपको देंगे। चौथी बड़ी खबर के लिए चलते हैं आयुष सूर्यवंशी के पास। और चौथी खबर में बात होगी मौसम से जुड़ी। दरअसल दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। ट्रेन फ्लाइट सभी के समय में बदलाव हो रहा है और बदलाव ही नहीं, कई ट्रेन और फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया गया है। उत्तर भारत में शीतलहर का लगातार असर दिखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिन और ठंड के आसार बने रहेंगे। इस पर देंगे आपको जानकारी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे आपको पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर है अमेरिका से, जहां पर मोदी सरकार की तारीफ हुई है। मोदी की नीतियों से जनता को फायदा पहुंचा है, इसका जिक्र अमेरिका में किया गया है। इससे पहले भी कई ऐसे विदेशी अखबार जो भारत की विदेश नीति और मोदी की लीडरशिप का जिक्र कर चुके हैं और जिस तरीके से बीते कुछ वक्त में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होते हुए नजर आए हैं। जब आपने विश्व स्तरीय मंच पर देखा है प्रधानमंत्री मोदी जब जो बाइडेन के साथ मौजूद रहते हैं और ऐसे में उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बाइडेन के साथ दोनों ही देशों के बेहतर होने संबंधों का संकेत देती हुई नजर आती है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ की गई। मोदी की जो नीतियां हैं उनसे जनता को फायदा पहुंचा है। हालांकि और क्या डिटेल में अमेरिका की तरफ से मोदी सरकार की तारीफ की गई है, इसकी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि अमेरिका ने मोदी सरकार की तारीफ की है। यह कोई पहला मौका नहीं है और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें भारत एक लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। फिर चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर बाकी देशों के बीच बनती हुई तनातनी हो, भारत जिस तरीके से बॉर्डर टेंशन एस्केलेट करता हुआ चीन के साथ डील कर रहा है या फिर आतंकवाद को पालता पोसता पाकिस्तान उसको सीधा संदेश देता हुआ नजर आता है। अमेरिका ने तारीफ करते हुए मोदी की नीतियों की तारीफ एक बार फिर से की है। वही बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी। इनामी आतंकी फैजान गिरफ्तार किया गया है। आतंकी फैजान को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तर प्रदेश से मिल रही है। इनामी आतंकी है फैजान गिरफ्तार जिसे किया गया। आतंकी फैजान को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। लगातार दबिश इस इलाके में देने की कोशिश की जा रही थी जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई और इनामी आतंकी फैजान को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी। इनामी आतंकी फैजान को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। लगातार इसको लेकर के सर्च अभियान चलाया जा रहा था और अब फैजान की गिरफ्तारी हो गई है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन रामलला अपने भव्य भवन में विराजमान होंगे। वो तारीख है 22 जनवरी। आज से ठीक 6 दिन बाद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके लिए अनुष्ठान मंगलवार से शुरू हो चुका है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक ये चलेगा। जनवरी को प्रायश्चित और कर्मकूटी पूजन के बाद राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हुआ तो राम भक्तों का उत्साह भी 7वें आसमान पर रहा। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। हर तस्वीर राम उत्सव की तस्दीक दे रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में निकली कलश यात्रा में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हुई नजर आई। उत्साह ऐसा कि उनके भजन से तैयार माहौल में हर कोई सराबोर हो जाए। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक की पत्नी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, अनुष्ठान है। मैम आप कलश यात्रा निकाल रही हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ये कलश यात्रा बहुत भव्य यात्रा है। सारी बहनों ने निकल के अयोध्या वासियों से लेकर के उत्तर प्रदेश की बहनें इसमें शामिल हैं।
रामलला के आने की जो खुशी है, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा रामलला की, राम उनको राज्य मिलेगा, जो गद्दी मिलेगी, उसकी खुशी हमारी बहनों को देखी। आखिरकार रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। रामलला की मूर्ति को मंदिर परिसर में भ्रमण और गर्भगृह का शुद्धिकरण के बाद 18 जनवरी को गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। इस दौरान मंदिर परिसर में यज्ञ और हवन चलता रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र और उनकी पत्नी को यजमान बनाया गया। 18 से 21 जनवरी तक क्या क्या होगा, अब आप जानिए। तीर्थ पूजन, जल यात्रा, जलादिवास और गंधादिवास 18 जनवरी की शाम को होगा। फिर 19 जनवरी की सुबह औषधादिवास, केसरादिवास और धृतात्रिवास होगा। 19 जनवरी की शाम को धान्यादिवास भी होगा और शर्करादिवास और फलादिवास सुबह के 20 जनवरी को होगा। फिर पुष्पादिवास 20 जनवरी को शाम को होगा और 21 जनवरी की सुबह मध्यादिवास और 21 की ही शाम को शय्यादिवास होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अतिथियों की उपस्थिति भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति होगी। कौन कौन सी परंपराएं प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगी? शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य, पात्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशनाम, शंकर, रामानंद, रामानुज, निम्बार्क, माधव, विष्णुनामी, रामस्नेही, गीसापंथ, गरीबदासी, गौड़ीय, कबीरपंथी, वाल्मीकि, शंकर देवासम, माधव देव, इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, गायत्री परिवार, अनुकूल चंद्र ठाकुर परंपरा, ओडिशा के महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी पंजाब, राधा स्वामी और स्वामी नारायण, वारकरी, वीर शैव इत्यादि कई सम्मानित परंपराएं भाग लेंगी। समारोह के अनुष्ठान की सभी प्रक्रियाओं का समन्वय, समर्थन और मार्गदर्शन करने वाले 121 आचार्य होंगे। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ सभी प्रक्रियाओं की निगरानी, समन्वय और दिशा निर्देशन करेंगे और काशी के श्री लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य होंगे। रामलला की मूर्ति 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। यह अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेंगे और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। भक्तों को इंतजार है अपने रामलला का। पूरा देश राममय हो चुका है। राम की नगरी सज धज कर तैयार है। 22 तारीख को पूरा देश एक बार फिर दीपावली मनाएगा। घर घर रोशन होगा, हर घर खुशहाली आएगी। जय श्री राम चारों तरफ गुंजायमान होगा। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बाकी। इस दौरान पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं और यहां की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की पूरी जानकारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए। में दूसरा दौरा है। नई साल की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत के साथ ही की थी, उसकी यात्रा से की थी। दक्षिण में पीएम मोदी की दहाड़, अब की बार 400 पार। केरल को 4000 करोड़ की सौगात, मंदिरों की परिक्रमा, कलाकारों को वस्त्र दान। पीएम का मिशन साउथ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से ठीक 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर रहे। इस दौरान 17 जनवरी की सुबह उन्होंने केरल के गुरुवायूर मंदिर में पूजा और दर्शन किए। गुरुवायूर देवोत्सवम भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित एक मंदिर है और ये हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक है और इसे भूलोक वैकुंठम यानी पृथ्वी पर भगवान विष्णु का पवित्र निवास कहा जाता है। इस दौरान अभिनेता राजनेता सुरेश गोपी की बेटी भाग्य सुरेश के विवाह समारोह में भी पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी इससे पहले 2 बार जनवरी में ही दक्षिण की यात्रा कर चुके हैं और अब एक बार फिर 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर गए और दर्शन किए। ये पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री त्रिप्रयाग श्री राम मंदिर का दौरा कर रहे हैं। इसमें शंख, सुदर्शन चक्र, छड़ी और माला धारण किए हुए पूर्व की ओर मुख किए हुए खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फीट ऊंची मूर्ति है, जिन्हें ब्रह्मांड में सभी देवताओं के ऊपर माना जाता है।
ये एक अनुष्ठान है जो दोपहर से पहले भगवान राम और उनके भाइयों को समर्पित 4 मंदिरों की यात्रा पूरी करता है। इस तीर्थ यात्रा का जिक्र हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में किया था। केरल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने करीब 4000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें कोचीन डॉकयार्ड पर न्यू ड्राई डॉक, इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी के साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। एंडे प्रियपेट्ट सह प्रवर्तकरे निंगलाणी पार्टियोड़े जीवनवाड़ी केरला में बीजेपी को सशक्त करने वाले आप सभी कार्यकर्ता साथियों के बीच आना मेरे लिए हमेशा बहुत ही सुखद होता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद केरला के कोने कोने में कार्यकर्ताओं की अनेक पीढ़ियों ने बीजेपी का झंडा बुलंद रखा है। राजनीतिक हिंसा के बीच भी अपनी विचारधारा और देशभक्ति के प्रति कमिटेड रहने वाली कार्यकर्ताओं की हर पीढ़ी को आज मैं सर झुका करके नमन करता हूं। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने केरल के उत्थान के लिए संबोधन में कई बातें बताई। साथ ही डिजिटल, आतंकवाद और निवेश की भी बातें बताई। पीएम मोदी ने लोकसभा तैयारियों को लेकर भी संबोधन में कहा कि एक एक बूथ जीतेंगे क्योंकि चुनाव दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। हर वोटर तक मोदी की गारंटी पहुंचेगी। केरल जाने से पहले वे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए थे, जहां उन्होंने 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा की। मंदिर में राम भजन किया और रंगनाथ रामायण पर आधारित कठपुतलियों की राम कथा भी देखी। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी दक्षिण के किले को फतह करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी ने दक्षिण में चुनावी शंखनाद कर दिया है। बता दें कि पीएम मोदी का पिछले 15 दिनों में यह तीसरा दक्षिण दौरा था। इससे पहले पीएम साल की शुरुआत में 2 जनवरी को केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी को अपने लक्ष्य मिशन 400 पार तक पहुंचना है तो दक्षिण के द्वार खोलने ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कपकपाती ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। उत्तर भारत के लोगों पर मौसम का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पर लगातार कड़ाके की ठंड है तो दूसरी तरफ कोहरा, बारिश, बर्फबारी के अलर्ट ने लोगों को और सहमा दिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम राज्यों में शीतलहर इस वक्त जारी है। और इतना ही नहीं, एक तरफ कड़ाके की ठंड है तो लोगों का हाल बेहाल है, तो कोहरे ने रेल, हवाई, सड़क यातायात को भी बाधित कर दिया है। घने कोहरे की वजह से दिल्ली, मुरादाबाद, प्रयागराज, अमृतसर, राजस्थान और ग्वालियर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, ट्रेन्स कैंसिल हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। और एक तरफ जहां कोहरे की चादर छाई हुई है तो लोगों का सड़क पर निकलना भी मुश्किल हो चला है। दिल्ली का अपना कोई मौसम नहीं, सर्दी, गर्मी, बरसात जमकर पड़ती है। अगर हम बात करें ठंड की तो इन ठंड ने आम जनजीवन का बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाकी ठंड पड़ रही है। ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। जैसा कि इस समय हम लोग मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर और आप यहाँ का नज़ारा देखिए। कोहरे की वजह से आपको यहाँ मेरे ठीक सामने इंडिया गेट है, लेकिन कोहरे की वजह से आपको इंडिया गेट नजर नहीं आएगा। और ठंड ने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ रखा है। मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से दिल्ली वालों को अभी राहत
नहीं मिलेगी। ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी कहीं ना कहीं आम जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। कोहरे ने आम जनजीवन के साथ साथ ट्रैफिक की रफ्तार को रोक के रख दी है। फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं, यानी दिल्ली एनसीआर में लोगों को डबल मार झेलनी पड़ी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलेगी। उसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि दोपहर में कुछ धूप जरूर निकल जाती है, लेकिन धूप इतनी कड़ी नहीं होती है जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल पाए। और मौसम विभाग का कहना है कि ठंड से लोगों को अभी राहत फिलहाल नहीं मिलेगी, यानी कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को ठंड और कोहरे की मार झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन अरविंद रावत के साथ सुरेश झा, भारत 24 दिल्ली। बहुत ज़्यादा धुंध है जी। मुश्किल है अभी बसां बहुत ज़्यादा घट आउंदियां वा, टाइम मिस हो जाता वा धुंध के करके बसां नहीं आउंदियां। क्योंकि मिहरबानी होनी चाहिए कि सरकारी बसां पिंडां दे विच लगणियां चाहिए, तो पिंडां दे विच थोड़ा बहुता फायदा होवे। कम्मां करण ड्यूटी वालियां नूं बड़ी परेशानी है सर। मुश्किल आ रही है जी, धुंध बहुत ज़्यादा है। असीं पिंड तो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है जी। राज बहुत ज़्यादा मंदा हाल है जी। हुण भी वेखो तुहाडे सामने किन्नी धुंध है। 40-50 किलोमीटर तो आण के ड्यूटी इत्थे करने, बहुत परेशानी है जी। ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੰਮ ਜੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਠਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। वहीं ठंड की वजह से विमान सेवा भी प्रभावित है। दिल्ली से जाने वाली कई फ्लाइट्स रद्द की गई। फ्लाइट संख्या दिल्ली गुवाहाटी जो फ्लाइट है वो रद्द की गई है। इसके साथ ही इंडिगो की फ्लाइट दिल्ली अहमदाबाद जाने वाली भी फ्लाइट रद्द हुई है। दिल्ली लखनऊ फ्लाइट भी रद्द की गई है। इसके साथ ही दिल्ली देहरादून फ्लाइट भी रद्द की गई। दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट को भी रद्द किया गया है। तो घने कोहरे की वजह से ये तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द की जा रही है। दिल्ली से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल रद्द की जा रही हैं। और DGCA की तरफ से ये नोटिस भी दिया गया है, अगर 3 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट लेट है तो फिर विमान कंपनी उसे कैंसिल भी कर सकती है। जो फ्लाइट संख्या हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो फ्लाइट संख्या है जो दिल्ली से जाने वाली थी अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, जिसे फिलहाल रद्द किया गया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले लोकसभा से निष्कासित उनको किया गया, अब महुआ को अपना सरकारी बंगला तुरंत खाली करने के लिए कहा गया। इसको लेकर संपदा निदेशालय की तरफ से आदेश जारी किया गया। विभाग ने कहा कि बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। कोर्ट जाने का मौका भी दिया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली। ऐसे में अब अगर बंगला खाली नहीं किया तो फिर बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा। इससे पहले सरकारी बंगले का आवंटन रद्द होने के बाद महुआ को कई बार घर खाली करने के लिए नोटिस भी जारी हो चुका है। हुई कि अब उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, तो सांसद होने के नाते लिहाजा उनको ये कोठी यानी कि 9B टेलीग्राफ लेन में ये कोठी अलॉट की गई थी सांसद होने के नाते। अब वो सांसद नहीं है, उनको लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया, उनको अयोग्य करार दिया गया। उसके बाद वो इस कोठी को खाली करवाने के लिए उनको बाकायदा कई बार कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोठी खाली नहीं की थी। अब संपदा विभाग की तरफ से इस कोठी को खाली करवाने के लिए बाकायदा अब नोटिस जारी कर दिया गया। केंद्र सरकार ने रिसर्च एजेंसी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। CPR दिल्ली में स्थित एक पॉलिसी रिसर्च संस्थान है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की बेटी यामिनी अय्यर इस संस्थान की CEO हैं। करीब 1 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CPR का FCRA लाइसेंस सस्पेंड किया था और अब इसे बाकायदा कैंसिल किया गया। आरोप है कि FCRA लाइसेंस के जरिए ही CPR को विदेशों से फंडिंग मिल रही थी। गृह मंत्रालय ने 27 फरवरी 2023 को FCRA लाइसेंस को सस्पेंड किया था। शुरुआत में इसे 180 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था, अब इसे बढ़ा दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। CPR पर मौजूदा कार्रवाई कथित तौर पर विदेशी फंडिंग कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर हुई। पिछले हफ्ते ही लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला किया गया था। संस्थान को इसके बारे में जानकारी भी दी गई थी। और इसी के साथ 4 के वार में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक। प्रस्तुत करता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें।